ठीक है, तो आज अपन उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। इनमें अपन पहली योजना जो देखेंगे वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये बहुत ही मतलब कंफ्यूज वाली बात है, बुढ़ापे में कई टाइप की पेंशन मिलती है, समझ रहे हो ना आप। तो उनमें अब जैसे मैं इसमें बताऊंगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है वो किसको मिलती है। अब इंदिरा गांधी शब्द जुड़ गया, इसका मतलब राजस्थान से तो उसका रिलेशन है नहीं, राष्ट्रीय स्तर की लीडर थी। डेफिनेट ये प्लान किसका है, केंद्र सरकार का है, ठीक है। और एक ये देखना है कि वो पेंशन योजना मेल के लिए है या फीमेल के लिए या दोनों के लिए। तो अब देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, खाली महिला के लिए होता तो महिला शब्द होता, लेकिन महिला शब्द नहीं है, सीधा क्या लिखा है, वृद्धावस्था पेंशन है। उसके टाइटल में सब कुछ छुपा होता है, इसका मतलब सभी बुजुर्गों के लिए है। अब कौन से बुजुर्गों के लिए ये, इस योजना का कंटेंट अंदर पढ़ोगे तो खाली बीपीएल लोगों के लिए है ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, महिला पुरुष हैं, केवल उनके लिए है ये प्लान। अब तुरंत आपके दिमाग में ये कोई सवाल आ रहा है क्या, अपने यहाँ जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है उसके हिसाब से आया क्या सवाल दिमाग में? क्या सवाल आया? सबको मिलती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई राज है। अब यहाँ इसमें देखो वेल नोवन चीज को ऑप्शन में डालेगा सबसे पहले दूसरे ऑप्शन में, और वहां आप टिक करके गलती कर दोगे। जो सबको मिलती है वो स्टेट का प्लान है, और उसको अपन कहते हैं मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। बुढ़ापे में सम्मानजनक स्थिति से अपन अपना जीवन जिए, ये प्लान। अब मुख्यमंत्री शब्द जहां कहीं भी जुड़ जाता है, इसका मतलब प्लान किसका है, समझ में आ गई ना बात। तो सवाल हमेशा वही आता है जिसके बारे में अपन कहीं ना कहीं सुनते हैं, और गलती अपने से करवाई जाती है जिसको हम सब जानते हैं उसी से, समझ में आ गई ना बात। तो ये दोनों प्लान आपको एक साथ देखने हैं। तो पहला ऑप्शन आप इसमें लिखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था राष्ट्रीय पेंशन योजना। अब ये नाम आपको दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से ये केंद्र का प्लान है या राज्य का है बताने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही शब्द देखो, राष्ट्रीय शब्द भी है और इंदिरा गांधी भी है, तो ये किसका है, केंद्र का प्लान हो गया, ठीक है। दूसरा, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है सरकार की ओर से, तो उस प्लान की साल जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखो योजनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, तो जो बनती बिगड़ती योजनाएं रहती हैं उनके बारे में सत्र इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो लंबे टाइम से प्लान, जैसे कुछ प्लान अपने 1980 के दशक से चल रहे हैं और वो आज तक हर बजट में, आगे मैं बजट आपको बताऊंगा, सेकंड ग्रेड में बजटरी ट्रेंड है कि बजट कितने टाइप का होता है और उसमें पैसा कैसे रखा जाता है, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं होता तो उसको वापस कैसे निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो कुछ योजनाएं जैसे लाइन आइटम बजट होता था पहले, शुरू में कैसा बजट होता था, लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट किसको कहते हैं, जैसे मान लो कि शिक्षा के ऊपर इतना खर्च करना किसी बजट में रख दिया, और मान लो कि सरकार शिक्षा पर वो बजट खर्च नहीं कर सकती थी, तो वो वापस सरकार के खाते में चला जाता था। लाइन आइटम का मतलब है जिस मुद्दे के लिए या जिस मद के लिए बजट पारित किया गया है उससे डिफरेंट किसी अन्य मुद्दे पर उसको खर्च नहीं किया जाएगा। ये पुराना पैटर्न था। आजकल क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी सेक्टर में, शिक्षा के मामले में किसी योजना पर पैसा बजट में पारित हुआ है, अब 1 साल के लिए है बजट, 7-8 महीने बाद सरकार को ऐसा लगता है कि जिस मद के लिए ये बजट पारित किया गया था उस पर इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो बीच में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, मतलब सेमी प्लान लेके आ सकते हैं बीच में, ठीक है ना। तो पुराना बजट का जो ट्रेंड था वो अलग है और अब बजट का जो ट्रेंड है वो अलग है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है। जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अब आपको पता है पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं क्या अपने देश में, हैं? क्या चल रहा है उसकी जगह? देखो हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन, सरकारें जो इन्वेस्टमेंट करती थी पहले पंचवर्षीय मॉडल पर करती थी, और ये अपन ने रूसी साम्यवाद से, रूस जो पुराना सोवियत संघ था वहाँ से इस मॉडल को उठाया था।
जनवरी 2015 में इस बात की घोषणा कर दी थी कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब क्या आ रहा है? भारत में आर्थिक नियोजन का सिस्टम क्या है? 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई थी। 2017 के बाद सरकारें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो किस आधार पर कर रही हैं? मॉडल कहां से लेके आ रहे हैं अपन? अरे अभी अपने देश में 15 वर्षीय दीर्घकालिक मॉडल लागू है। कितने वर्षीय? 5 साल। अब जैसे इसको क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि अपन 5 साल में, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, किसी योजना को लेकर आते हैं किसी पंचवर्षीय योजना में, और अपन उसको धरातल पर लागू करने की स्थिति में आते हैं, तब तक 5 साल तो पूरे हो चुके होते हैं, वो प्लान ही फिनिश हो जाता है। तो सरकार ने 15 वर्षीय दीर्घकालिक मॉडल को अपनाया अब, और उसकी एक तो होती है एनुअल रिपोर्ट। क्या होती है? वार्षिक रिपोर्ट तैयार होती है, और इसके अलावा इसका फीडबैक होगा 7 साल बाद में। जैसे 2017 से अपन ने इस दीर्घकालिक मॉडल को लागू किया है, तो 17 में आप 7 जोड़ दो, 1 अप्रैल 2017 से ये जो दीर्घकालिक मॉडल अपन ने 15 वर्ष से लागू किया है, तो इसमें 7 साल जोड़ोगे तो कितना होगा? 24 में। तो 24 में सरकार इन 7 सालों में जो प्लान लेकर आएगी उन सब का क्या करेगी? एनालिसिस करेगी। लेकिन अब 7 साल की अवधि भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हर साल बजट के साथ उनका क्या होता है? एनालिसिस होता रहता है। तो बजट की डायरी में अब पंचवर्षीय योजना में 5 साल बाद में एनालिसिस होता था, अब एनालिसिस तो हर साल होगा। फिर 7 साल बाद में, मतलब दीर्घकालिक मॉडल के बीच में उसका अर्ध विश्लेषण या सेमी एनालिसिस होगा, और उसके बाद में 15 साल बाद में सामूहिक विश्लेषण होना है। तो कम से कम ये चीज़ तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। सिंपल सी बात है ये तो। भाई पंचवर्षीय योजना बंद हो गई, तो अब सरकार पैसा किस प्लान में इन्वेस्ट कर रही है? बिना प्लान के सरकार सिंगल सिक्का भी इन्वेस्ट नहीं करती है, पहले पॉलिसी में प्लान लेके आना पड़ता है। तो 17 के बाद में दीर्घकालिक 15 वर्षीय मॉडल है, जो अपन ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को डिसमिस करके नीति आयोग गठित किया था। तो ये नीति आयोग जो है 2015 से लगातार करीब करीब परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि पहले पूरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको कौन डिसाइड करता था? प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था, और अब कौन कर रहा है? नीति आयोग। अब कुछ किताबों में, गाइडों में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में कोई अंतर नहीं है, खाली नाम बदला है। शायद गाइड में सामने आ सकता है, और आया होगा आपके सामने। अगर और 80% गाइडों में ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। एक्चुअल में ऐसी बात लिखने वाला मूर्ख राइटर है, और 80% गाइड्स जो मेरे सामने आई है उनमें यही लिखा हुआ है कि खाली नाम बदला है, बाकी इसके स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या परिवर्तन आया ये तो मैं उस दिन बताऊंगा जब आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जमीन आसमान का फर्क है। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था? प्लानिंग कमीशन अपनी योजनाओं को, जैसे 4 तो कैबिनेट मंत्री होते थे और 6 उनके सेक्रेटरी होते थे, ठीक है, और 1 प्रधानमंत्री होता था। ये मिलकर पूरे देश के सभी हिस्सों में क्या इन्वेस्ट करना है ये बंद कमरे में डिसाइड करते थे, और योजना बना के राज्यों के ऊपर लादते थे। समझ में आ गई बात? मतलब जैसे योजना आयोग ने, एक उदाहरण दूं, कि ये डिसाइड कर लिया कि सरकारी बिल्डिंग बनानी है देश के विभिन्न हिस्सों में, और सारी बिल्डिंग ईंट से बनेंगी, ठीक है। तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ ईंट के मकान कारगर नहीं है, कहीं लकड़ी के बनाने पड़ते हैं, कहीं पत्थर के बनाने पड़ते हैं, कहीं ईंट के बनाने पड़ते हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने तो एक समरूप मॉडल दे दिया कि इस साइज के मकान बनाएंगे और सारे ही ईंट के बनाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि देश के विभिन्न हिस्सों में क्या हो रहा है, और वो प्लान बना के राज्यों के ऊपर लाद देते थे, और वही प्लान स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता था। नीति आयोग के बाद में क्या हुआ है, और इन सब के लिए सारा काम कहाँ होता था? दिल्ली। सीएम, प्रत्येक सीएम को उस मीटिंग में भाग लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, सारा काम वहीं होता था। एक राज्य का चीफ सेक्रेटरी और सीएम 2 जाते थे। अब आजकल क्या होता है नीति आयोग में? नीति आयोग की टीम प्रत्येक राज्य की राजधानी में आती है। फर्क बताऊं देखो क्या है? प्रत्येक राज्य की राजधानी में आती है, और सीएम, उसके मिनिस्टर और उसके सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स सारे बैठ के प्लान बना के नीति आयोग के लोगों को बताते हैं कि हमारे स्टेट के लिए ये फायदेमंद चीज़ें हैं। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, वो उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करके और दिल्ली सरकार को सौंप देते हैं कि इस स्टेट के डिमांड ये है और एक्चुअल में फ़ायदेमंद प्लान यही है। तो आसाम अपने अलग प्लान ला सकता है, राजस्थान अपने अलग प्लान ला सकता है, कर्नाटक अपने अलग प्लान ला सकता है। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो नीति आयोग के आने के बाद में मतलब इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो पूरा ही बदल गया। ये चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। इसीलिए तो जीएसटी बिल तुरंत पारित हो गया था।
आपको पता हो तो नीति आयोग के प्रयासों से जीएसटी बिल को पारित करने के लिए अपने देश में सरकारें 1968 से प्रयास कर रही थी, लेकिन राज्यों का केंद्र सरकार में कभी विश्वास था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि राज्यों को जो मिलता था वो योजना आयोग देता था, और योजना आयोग अपना एक बंद कमरे में ऐसी चैम्बर में बैठ के डिसाइड करते थे और सबको एक जैसी चीज़ देते थे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको चाकू बांट रहा हूँ, अब इसको किसी की गर्दन काटने के लिए चाकू चाहिए, आपको सेव काटने के लिए चाहिए, इनको सब्जी काटने के लिए चाहिए, सबके लिए चाकू तो देना है, लेकिन एक जैसा चाकू सबके काम नहीं आ सकता। तो ये जो चेंज आया है उसकी वजह से तुरंत जीएसटी का अनुमोदन हो गया। तो यहाँ ये देखो, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र सरकार का प्लान है। इसमें साल लिखो, 19 नवंबर 2007 से शुरू है ये। नवंबर 2007 से शुरू है। अब देखो, वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें आयु के अलग अलग स्लॉट बने हुए हैं, अलग अलग लेयर बने हुए हैं। अब ये किसके लिए हैं? ये बीपीएल परिवारों के लिए हैं। अब देखो, बीपीएल शब्द दिखता ही, कल मैंने आपको जो चीज़ बताई थी वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। कल मैंने आपको क्या बताया था कि बीपीएल शब्द स्टेट सूची में अलग तरीके से रजिस्टर्ड होता है और सेंटर सूची में। तो केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में अनुबद्ध होना चाहिए उस आदमी का नाम। ठीक है, अब यहाँ दूसरा सवाल हाँ लिखो आप इसमें, बीपीएल परिवार के लोगों के लिए। अब उसमें लोग या व्यक्ति शब्द लिख दिया तो मेल और फीमेल दोनों आ गए हैं इसमें। स्लॉट क्या है इसमें? इसमें 2 स्लॉट हैं। जिन बुजुर्गों की आयु 60 साल और उससे अधिक लेकिन 75 साल से कम है, उनको 750 रुपये मासिक है, और जिनकी 75 साल से अधिक है उनको 1000 रुपये मासिक है। तो आप इसमें नीचे लिख लो 60 वर्ष से अधिक या 60 से 75 ऐसे लिख लो, शॉर्ट में लिख लो चाहे। इन लोगों के लिए कितना है? 750 रुपये। और ये देखो 75 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए कितना है? 1000 रुपये प्रति माह। ये 2 स्लॉट हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में। क्लियर हो गया? तो 3 बातें हैं, कब से शुरू हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बीपीएल लोगों के लिए है, और 2 स्लॉट हैं इसमें 750 और कितने के? 1000 रुपये के। अब इससे मिलता जुलता जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है वो इसके जस्ट नीचे लिखो आप इसमें, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान, डेढ़ में वाला लिखना है, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। किसका है? स्टेट का प्लान है ये। ठीक है, ये क्या है? तो देखो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज के ऊपर कोई भी राज्य सरकार प्लान लाती है तो निश्चित तौर पर सेंटर वाले को फ्लॉप करने के लिए, वोट बैंक जुटाने के लिए लाती है, कि कारण होता है। तो निश्चित तौर पर सेंटर वाले में और स्टेट वाले में कोई फर्क होता है। तो अभी सेंटर वाले में जो ये प्लान आया उसमें कितने साल के लोगों को फायदा दिया गया? 60 और ऊपर के लोगों को। तो स्टेट गवर्नमेंट ने निश्चित तौर पर कोई फायदा दिखाया है, तो इसने क्या कर दिया, 55 साल की महिलाओं के लिए 55 साल की आयु में वृद्धावस्था पेंशन शुरू कर दी, और पुरुषों के लिए 58। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और कब तक? बाकी स्लॉट वही है। अब इसमें ऐसे लिखना है आपको, सभी लोगों के लिए। पहला तो ये लिख लो, सभी के लिए। एक फायदा तो ये दे दिया, सेंटर वाला केवल किसके लिए था? बीपीएल के लिए था। ठीक है, और ये किसके लिए हो गया? सभी के लिए। फिर देखो, ये 55 वर्ष की फीमेल के लिए 55 वर्ष तथा 58 साल का मेल, और कहाँ तक? 75 ईयर तक। कितने हैं? 750 रुपये प्रति माह। समझोगे ना ऐसे शॉर्ट में? तो 55 से 75 साल तक की महिला
और 58 से 75 साल तक का पुरुष यदि कोई है तो उसके लिए क्या है, तो 2 चेंज आ गए ना इसमें। देखो आयु कम कर दी, महिलाओं के लिए 60 की बजाय 55 कर दी, पुरुषों के लिए 60 की बजाय 58 कर दी। बाकी पहला स्लॉट 75 तक ही है, और 75 साल से ऊपर वाले हैं उनके लिए वही 1000 रुपये प्रति माह। ये लो, भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में ऐसे ही लिखते जाए। तो देखो आपको कंफ्यूज कहां हो सकता है, एक तो इंदिरा गांधी वृद्धावस्था राष्ट्रीय पेंशन योजना में और मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में कंफ्यूज हो सकता है। अंतर आपको 2 ध्यान में रखने हैं, दोनों आपको ध्यान में रह जाएंगे। समझ गए तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। भाई स्टेट ने कंडीशंस में कुछ रिलैक्सेशन दिया है तो एज में दे दिया, किस में दे दिया, एक तो एज में दे दिया, और सबसे बड़ा रिलैक्सेशन दिया है वो बीपीएल के स्थान पर सभी कैटेगरीज के लिए ये दे दिया। ओके, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, ठीक है। देखो यहां इसमें फिर देखेंगे, दोनों चीजों को आप एक साथ देखेंगे। ये अभी मैं नेशनल प्लान बता रहा हूं आपको, इसके पैरेलल स्टेट प्लान भी आपको मिलेगा। तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जारी कर रखी है। अब इन दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको, ये बताओ। वो सेम पैटर्न चलेगा। ये प्लान भी 7 नवंबर 2007 का है, और इसमें देखो राष्ट्रीय स्तर के इस प्लान में खाली किसको, विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है, ठीक है। अंतर वही ढूंढना है। केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट में ये 2009 का है, भाई 2009 का, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के इस योजना में क्या किया है, खाली विधवाओं को शामिल किया है। तो विधवा के स्थान पर राज्य सरकार ने लिख दिया एकल नारी। एकल नारी में कौन कौन आ गया, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं जो अपने फैमिली से या पति से अलग रह रही हैं, जो न अभी विधवा है न डाइवोर्सी है। तो कर दिया ना, विधवा से इसका स्कोप बढ़ा दिया। दूसरा, एज का अंतर आप ढूंढोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है विधवाओं को जो पेंशन देती है वो 40 साल के बाद में देती है। कार्यशील पूंजी में जब तक कोई आदमी आता है तब तक 40 साल से छोटी महिला यदि विधवा है, परित्यक्ता है, कुछ भी है, उसको केंद्र सरकार कोई जो है मासिक पेंशन नहीं देती है। तो राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया, राजस्थान सरकार ने इसकी एज गिराकर 18 साल कर दी। मतलब 18 साल ही तो आयु की, किसकी आयु है, विवाह की। तो सीधी सी बात है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान में 40 साल तक का जो टाइम है वो पुनर्विवाह के लिए अनुकूल माना जाता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ये कहते हैं कि 18 साल में शादी करते ही दूसरे दिन ही लड़की अगर विधवा हो गई, परित्यक्ता है या अकेली रह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको इस पेंशन योजना का क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो 40 और 18 का गैप, उधर ये योजना राष्ट्रीय स्तर पर खाली बीपीएल परिवारों के लिए है, और इन्होंने किसके लिए कर दिया, सबके लिए। अंतर समझ आ गया ना। नाम से आपको बात को पकड़ना है, किसी भी फैक्ट को रटना नहीं है, रटोगे तो बिल्कुल फंसोगे कहीं ना कहीं। तो आप इसमें लिखो ये डेट थोड़ी मैंने पिछले, इस 7 अक्टूबर 2009 करना, नवंबर की जगह भी अक्टूबर ही लिखना है। अक्टूबर 2009 ये है इसकी, 7 अक्टूबर 2009, ठीक है। तो इसमें पहला, बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं के लिए, बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं के लिए ठीक है। अब देखो, एक है 40 से 55 साल, इनको 500 रुपये मासिक देते हैं। प्रति माह कितने देंगे,
500 रुपये। दूसरा स्लॉट इसका जो है 55 से 60 वर्ष, 55 से 60 वर्ष, इनको देते हैं 750 रुपये प्रति माह, 750 रुपये प्रति माह। और फिर 60 से 75 तक, 60 से 75 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं उनको देते हैं 1000 रुपये प्रति माह। और चौथा स्लॉट इसमें है 75 से ऊपर, 75 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनको देते हैं 1500 रुपये प्रति माह। ये खाली किसके लिए है? बीपीएल परिवार। बीपीएल भी कौन से होंगे? जो केंद्रीय सूची में अनुबंध है या केंद्र सरकार की सूची में जिनका नाम रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब इसके नीचे स्टेट का प्लान पैरेलल क्या है, तो इसमें लिखो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। ठीक है, पहला शब्द लिखो सभी वर्गों के लिए, बीपीएल शब्द नहीं है इसमें, है ना, सभी वर्गों की महिलाएं हो सकती हैं। फिर ऊपर वाले में अपन ने सेंटर वाले प्लान में क्या लिखा है? खाली विधवा शब्द लिखा है। अब इसमें लिखो विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता पढ़ा दिया इसको। फिर देखो इसमें क्या है, पहला स्लॉट है 18 से 55 साल का 500 रुपए के लिए। तो 40 से गिराकर आयु क्या कर दी इन्होंने? 18 साल। तो इसमें नंबर 1 18 से 55 वर्ष 500 रुपये मासिक, 500 रुपये मासिक। दूसरा है 55 से 60 वर्ष, 55 से 60 वर्ष, वही 750 रुपये है। फिर है 60 से 75 वर्ष 1000 रुपये, 60 से 75 वर्ष 1000 रुपये। और फिर 75 से ऊपर 1500 रुपये। अब देखो ये सारी चीजें नहीं रटनी है आपको, ऊपर वाले से कंपैरिजन कर लो आप। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तो देखो अंतर क्या है, उधर बीपीएल लिखा है, इधर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता तीनों वर्ड लिख दिया और सभी वर्गों की हो गई है। तो एक की बजाय 3 ग्राउंड दे दिए, बीपीएल की बजाय सभी के लिए खुला कर दिया। फिर पहला स्लॉट जो है, बाकी स्लॉट में कोई चेंज नहीं है राशि में, पहले स्लॉट में केवल आयु का चेंज किया है, 40 से गिराकर कितनी कर दी? 18 साल कर दी। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो जब भी सवाल दिखेगा तो ये चीजें आपके दिमाग में आएंगी, तो रटने वाली कोई बात नहीं है। समझी हुई चीजें भूल भी गए तो वहां जाके क्लिक कर जाएंगी भाई, एक के फैक्ट दिखेंगे तो दूसरे के अपने आप दिमाग में आ जाएंगे, रटना नहीं है आपको। हो गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। देखो प्लान रटने के नहीं होते हैं, सिर्फ समझने के होते हैं। क्या है इसमें? अब देखो मैं यहां आपको बताऊंगा कि निःशक्त पेंशन योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके लिए निःशक्त शब्द यूज करती है उसके लिए निःशक्त पेंशन योजना पहले शुरू की गई थी और 2015 के बाद में निःशक्त के शब्द जो है वो सरकार यूज नहीं करती है। आपको पता हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या यूज करती है? एक सेकंड, हेलो, हाँ ठीक सर, मैं एक बार क्लास में हूँ, देख लूंगा मैं। ठीक,
अब देखो मेन चीज क्या है, पहले शब्द लिखा जाता था विकलांग, ट्रेंड को चेंज, तो पहली बात तो वक्त का आइडिया आप लगा सकते हो लिखने का ट्रेंड क्या है, क्या शब्द लिखते थे, विकलांग। विकलांग के लिए बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई निःशक्त शब्द यूज करने लगी, और निःशक्त के बाद में 2015 के बाद में दिव्यांग शब्द यूज कर रहे हैं, विकलांग, निःशक्त और दिव्यांग। ये किसके प्रोजेक्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में। और राजस्थान सरकार जो है वो अपने प्लान्स में विकलांगों को क्या कहती है, विशेष योग्य जन। मतलब क्यों है ऐसा, पहले किसी भी प्रकार की हैंडीकैप्डनेस होती थी, कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, या हाथ पांव में डिफेक्ट है, तो उसको अपन विकलांग का मतलब है कि वी आर इनकेपेबल, हम सक्षम नहीं है। और विशेष योग्य जन, वो योग्य ही नहीं है, उनके पास क्या है, विशेष योग्यता है। तो इनका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हौसला बढ़ाने के लिए एक जो लिटरेचर में फॉर्मेट आया वो बदल गया पूरा। जैसे अभी आप ट्रेनिंग करके आए हो, तो जो अभी बीएड वगैरह की जो बुक्स छाप रहे हैं ने, उन राइटर्स को अभी पता नहीं वो इलीगल शब्द यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी दाखिल हो सकता है। आपको बताऊं, जैसे विकलांग शब्द आज भी पढ़ते हो आप, बीएड वगैरह की किताबें पढ़ते हो ना, जबकि इस वर्ड को 2015 में बैन कर दिया था कि जो इनकेपेबल हैं किसी भी दृष्टि से, उनको विकलांग करना गलत है, ठीक है। या फिर जैसे एक डेलिक्वेंट चाइल्ड शब्द आता है, जिसको आप हिंदी में बाल अपराधी, आज भी लिखा हुआ मिल जाता है ना, बाल अपराधी शब्द को भी बैन कर दिया गया है। बच्चे के साथ अपन अपराधी शब्द यूज नहीं कर सकते, जबकि ये मंदबुद्धि जो राइटर हैं वो भी लिख रहे हैं। बाल अपराधी, डेलिक्वेंट चाइल्ड के लिए एक नया शब्द लॉन्च किया गया, आपको पता है क्या है, हैं? जैसे विशिष्ट बालकों की कैटेगरी पढ़ते हैं अपन, उन्हीं में आपने पढ़ा है बाल अपराधी। विशिष्ट बालकों की एक कैटेगरी क्या है, बाल अपराधी। तो इनके लिए एक अलग शब्द आया है, वो अभी जी भटक गई, थोड़ी देर में दिमाग में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो बाल अपराधी शब्द अपन नहीं लिख सकते, जबकि आपके ये 1 वीक सीरीज वगैरह पासबुक सब में लिखा हुआ आता है। तो ये भी एक मुकदमे का बहुत बड़ा आधार है अगर यूज किया जाता है तो, लेकिन पता ही नहीं है, अंधेरे में लोग लिख रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं मजे से। तो यहाँ अभी जैसे मैंने बताया कि निःशक्त, विकलांग और दिव्यांग, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ क्या कहते हैं, इसको विशेष योग्य जन कहते हैं। तो पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के बारे में देखेंगे, 24 नवंबर 2009। ये तारीख भी भूल जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, खाली 70 याद रखना है। तो सब में 2009 लिखा रहा हूं इनमें मैं। ये सारे प्लान कब के हैं, 2009 के। रेयर चांस में जैसे आरएस में किसी सवाल को खराब करवाना हो तो ऐसी डेट डाल सकते हैं, और वहां डालेंगे तो फिर 16, 8, 9, 24 नवंबर डाल के पूरी एक ही देंगे, बिल्कुल सन्निकट डेट देंगे। तो आप एक सवाल को बचाने के लिए कितने योजनाओं की डेट ध्यान में रखोगे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डेट जो आपको किसी भी प्लान की याद रखनी है वो एग्जाम से जस्ट 8 महीने पहले की डेट, परीक्षा से 8 महीने पहले का जो प्लान्स हैं जिनको लागू किया है, खाली उन्हीं की डेट याद रखनी है। बाकी सबके क्या याद रखने हैं, 70 याद रखने हैं। समझ में आ गई बात। और पढ़ते समय सबका कम, जो अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बता रहा हूं तो सारे कब के हैं, 2009 के ही। तो आप वो इस पे विशेष ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं कि कब के हैं, बस 2009 आइडिया रखो आप। लिखो आप इसमें। अब सेंटर का प्लान पढ़ा रहा हूं तो पहले तो आप दिमाग लगाओ कौन सी कैटेगरी के लिए जाएगा ये, बीपीएल वर्ग के लिए। लिख लो आप, बीपीएल वर्ग के लिए। और बीपीएल कौन सी, सेंटर वाली सूची। अब देखो निःशक्त लिख दिया तो विकलांग सारे आ गए इसमें। कौन से आएंगे, 18 वर्ष एवं अधिक आयु के, 18 वर्ष एवं अधिक आयु के निःशक्त व्यक्तियों के लिए। ठीक है। अब इसमें देखो मैं आपको 4 स्लॉट बताऊंगा। 4 स्लॉट में पहला स्लॉट लिखो नंबर 1, 18 से
55 वर्ष की फीमेल, देखो 18 और इसके साथ 18 ईयर से 55 वर्ष की फीमेल और 58 वर्ष तक का मेल। बीपीएल श्रेणी की अगर महिला और पुरुष दोनों ही हैं तो उनको ये पेंशन तब मिलेगी जब आवेदक है 18 साल का हो गया पहले स्लॉट में, और महिला है तो 55 साल तक तो पहला स्लॉट है और 55 के बाद दूसरा स्लॉट लग जाएगा। पुरुष है तो 58 साल तक पहले स्लॉट की और उसके बाद दूसरा स्लॉट। कितने रुपए मिलेंगे इनको? 500 रुपए मासिक मिलेंगे। 750 लिखो इसमें, 750 रुपए मासिक, 750 रुपए मासिक पहले स्लॉट में। दूसरे में लिखो आप इसमें 55/58, 55 वर्ष की फीमेल और 58 वर्ष का पुरुष से कहां तक? 75 वर्ष तक। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। महिला को 55 साल के बाद में और पुरुष को 58 साल के बाद में, और दोनों को कब तक? 75 साल तक। कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए मासिक प्रति माह। तीसरे स्लॉट में आप लिखोगे 75 के बाद, 75 के बाद, 75 के बाद में क्या मिलेगा? 75 के बाद में 1250 रुपए। पिछहत्तर के बाद 1250 रुपए मासिक प्रति माह। ठीक है, ये 3 स्लॉट तो ये हो गए। चौथे को मैं नीचे नोट में लिखाऊंगा। वो नोट क्या है? देखो, इस योजना में एक चीज और है, वो है कि अगर कोई कुष्ठ रोगी रहा है, इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अब आगे जो है कुष्ठ रोग का जो ग्राउंड था वो खत्म हो गया है योग्यता में। कुष्ठ रोग किसको कहते हैं आप जानते हो? चमड़ी का रोग है, फोड़े से हो जाते हैं, और छूत की बीमारी है, पास में बैठने से होती है। तो पहले कुष्ठ रोग को लाइलाज माना जाता था। अब कुष्ठ रोग क्या है? साध्य बीमारी है। क्या है? साध्य बीमारी, इसका इलाज है। अब पहले जैसे किसी मेल या फीमेल में से, हस्बैंड वाइफ में से किसी को कुष्ठ रोग हो जाता था तो उसके आधार पर डाइवोर्स करवा दिया जाता था, क्योंकि साथ में रहने लायक नहीं बचते थे वो। अब कुष्ठ रोग क्या? एक साध्य रोग है। तो कुष्ठ रोग साध्य होने के बाद में उनको वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई प्लान है, उनमें रिलैक्स किया गया है। तो यहाँ ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना है, इसमें 18 साल के बाद के बीपीएल परिवार के सभी कुष्ठ रोगियों के लिए, चाहे वो ठीक हो गया, ठीक होने के बाद भी वही बात है, सभी कुष्ठ रोगियों के लिए 1500 रुपये मासिक रखे गए। तो इसके नीचे एक नोट लिख लो, 18 वर्ष एवं अधिक आयु के कुष्ठ रोग ग्रसित व्यक्ति को, कुष्ठ रोग ग्रसित व्यक्ति को इस योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह। लेकिन होना चाहिए बीपीएल कैटेगरी का ही। तो देखो, जो ग्रसित का मतलब है चाहे वर्तमान में उसे कुष्ठ रोग हो या चाहे वो ठीक हो गया होगा, उसको इसी योजना के तहत मंथली कितने पैसे दिए जाएंगे? 1500 रुपये दिए जाएंगे। एक विशेष स्लॉट इसमें बना हुआ है, और इसमें वो आयु का जो रोल है वो बिल्कुल नहीं होगा। 18 से 55 तक का या 55 से 60, 75 कुछ भी नहीं होगा इसमें। स्लंग 18 साल के बाद में कितने रुपए दिए जाएंगे? 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। अब इस प्लान का अपन अपने स्टेट के प्लान से कंपैरिजन करें, राजस्थान सरकार की सिचुएशन देखें, तो आपको क्या मिलेगा? उस योजना का नाम तो आपको पता ही है,
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना। समझ में आ गई बात? तो इसमें भी सेंटर की तर्ज के ऊपर कुछ स्लॉट बने हुए हैं। ठीक है, वो स्लॉट क्या है? जैसे 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष तक के पुरुष कितने देंगे? अब देखो, इसमें मैंने बीपीएल शब्द नहीं बोला है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्लान को क्या कर दिया? सबके लिए खुला कर दिया। तो इसमें पहला लिखो सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के विशेष योग्य जनों के लिए, सभी वर्गों के विशेष योग्य जनों के लिए। देखो, स्टेट का प्लान सेंटर की एग्जाम के लिए है, स्टेट की एग्जाम के लिए, और सेंटर का प्लान है वो सेंटर की एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है इसमें? 55 वर्ष तक की। अब देखो, ध्यान रखो, इसमें उधर क्या लिखा है? 18 से शुरू होता है। अब मैं इसकी मिनिमम आयु पैदा होते ही चालू हो जाता है, पैदा होते ही चालू हो जाता है। तो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है ना। तो देखो, यहां अपन मिनिमम एज नहीं लिखा रहा हूं मैं इसमें, जबकि उसमें मिनिमम एज 18 साल लिखा दी है। ठीक है ना। तो आप इसमें लिखो 55 वर्ष तक की महिला एवं 58 वर्ष तक के पुरुष को, 55 वर्ष तक की महिला एवं 58 वर्ष तक के पुरुष को डैश करके आप आगे लिख लो। कितने रुपए दिलाओगे? 750 रुपये मासिक। आपके हाथ में है, उतना ही मिलेगा जितना लिख लोगे। 750 रुपये मासिक। ठीक है। फिर 55/58 महिला के लिए दूसरा स्लॉट 55 आयु में शुरू हो जाता है और पुरुष के लिए दूसरा स्लॉट 58। 55/58 से 75 वर्ष तक, 75 वर्ष तक क्या है? 1000 रुपये। 1000 रुपये है ना। देखो, राशि में कोई फर्क नहीं है, केवल सब्जेक्ट का स्कोप बदल रहे हैं ये कि कौन ले सकता है। और 75 वर्ष के बाद 1250 रुपये, 75 वर्ष के बाद 1250 रुपये। ठीक है। नीचे नोट को देखो, उस नोट में क्या लिखा अपन ने? ऊपर वाले में सिर्फ तुलना करनी है योजना की। क्या लिखा है ऊपर वाले में? कुष्ठ रोगी। अब देखो, आयु का तो झंझट खत्म कर ही दिया, तो नोट डालेंगे उसमें भी आयु नहीं रहेगी। अगर कोई विशेष योग्य जन विकलांग पैदा हो गया तो पैदा होते ही वो इस योजना का क्या हो जाता है? हकदार हो जाता है। अब बचा कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग के साथ राजस्थान सरकार ने इस प्लान में एक शब्द और लिख दिया, जिसके बारे में साइंस में भी बहुत बार सवाल पूछते हैं। वो बीमारी कौन सी है? सिलिकोसिस। देखो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा या वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री है वो कौन सी है? राजस्थान का सबसे विकसित उद्योग कौन सा है? ये बताओ आप। अरे बांटो। पत्थर। राजस्थान में अगर संगठित और असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग मजदूरी के लिए जा सकते हैं तो वो पत्थर उद्योग में जा सकते हैं। और पत्थर उद्योग में जो डस्ट उड़ती है, ठीक है, या कुछ जैसे अपने बीकानेर की तरफ लिग्नाइट कोयले की खदानें, तो कोयले और पत्थर की खान में, या जैसे क्रेशर हैं तो ये सब पत्थर से जुड़ा हुआ उद्योग ही है। तो इससे जो डस्ट उड़ती है, इससे फेफड़ों की एक बीमारी हो जाती है। एक निश्चित टाइम के बाद में लंग्स में ये डस्ट जमने के बाद जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं, उस ऑक्सीजन का फेफड़ा अवशोषण नहीं कर पाता है, डस्ट की लेयर जम जाती है। तो सांस की एक भयंकर बीमारी है ये। और जिसको एक बार सिलिकोसिस ठीक से हो जाता है, वो सिलिकोसिस ही उसके मरने का कारण होती है। तो जो ये माइनिंग इंडस्ट्री है, इसकी वजह से मजदूर वर्ग में ये बीमारी बहुत फैलती है, जो अपने राजस्थान में कुष्ठ से भी ज़्यादा घातक मानी गई है। तो यहाँ कुष्ठ के साथ दूसरा शब्द क्या रख दिया? सिलिकोसिस। सवाल ये पूछते हैं कि माइनिंग फील्ड में या पत्थर उद्योग में या कोयले की खानों में लगातार डस्ट में काम करने वाले लोगों में जो बीमारी है वो कौन सी है? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस के लिए सरकार के अलग पैकेज भी हैं, जैसे अपने निःशुल्क दवा योजना है ना, उपचार योजनाएं, इनमें अलग से पैकेज आते हैं सिलिकोसिस के पेशेंट के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो विशेष योग्य जन में
सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुष्ठ शब्द जोड़ रखा है, वहाँ राजस्थान सरकार ने साथ में एक और क्या जोड़ रखा है, सिलिकोसिस। किस अंग की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे नोट में, सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग के पीड़ित लोगों को है दिव्यांगी, इसमें यह ध्यान रखना, विशेष योग्यजन, सिलिकोसिस एवं कुष्ठ रोग से ग्रसित विशेष योग्यजनों को, विशेष योग्यजनों को, विशेष योग्यजनों को 1500 रुपये प्रति माह। राशि में कोई फर्क नहीं है। देखो, कैटेगरी बीपीएल की जगह सबके लिए खुला कर दिया, आयु 18 की जगह जन्म से ही शामिल कर लिया, कुष्ठ के साथ क्या रख दिया, सिलिकोसिस रख दिया। बस दोनों प्लान आपके तैयार हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अगला आप इसमें लिखोगे मुख्यमंत्री, अच्छा ये वृद्धावस्था सम्मान योजना उसके साथ मैंने आपको करवा दिया। अगला लिखो आप इसमें लघु एवं सीमांत वृद्धजन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन सीमांत वृद्धजन कृषक, किसानों के लिए है ये सम्मान योजना। देखो, मैंने पहले दिन आपको बताया था, सारे जीके में खास बात बताई थी कि हर पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग शब्द शामिल है, मतलब पुरुषों के लिए अलग कैटेगरी नहीं हो सकती। तो कृषक का मतलब स्त्री पुरुष दोनों किसान हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और लघु और सीमांत शब्द है, इसकी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे किसमें, जो अभी डाटा में आपको बताऊंगा कृषि के, जिसमें जोत का आकार वगैरह सारा डिस्कस करेंगे। तो अपने यहाँ किसानों की कैटेगरी बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में कितनी होती है, 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी कौन सी होती है, लघु है, सीमांत, मध्यम और वृद्ध, 4 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है, 4। तो इनको वहां अपन पढ़ेंगे। तो ये योजना जो है वो लघु एवं सीमांत, तो जिनके पास कितना 2.5 हेक्टेयर से कम जमीन होती है वो इस योजना के हकदार हैं। जिनके पास जमीन या जोत का आकार क्या है, बहुत छोटा है, उनको, महिला पुरुष दोनों हैं। तो इसमें भी क्या है, स्लॉट बने हुए हैं। और कितने स्लॉट बने हुए हैं, 2 स्लॉट हैं इसमें मुख्यतया। तो इसमें 55 वर्ष तक की महिला और 58 वर्ष तक के पुरुष किसान के लिए 750 रुपये, और इसके बाद जो 75 वर्ष और उसके बाद की स्थिति है उसमें 1000 रुपये। तो आप इसमें लिखो, महिला कृषक को 55 वर्ष ऑब्लिक पुरुष वर्ग को या कृषक को 58 साल से 75 वर्ष तक, मतलब 55/58 से 75 तक पहला स्लॉट हो गया। कितने रुपए हैं, 750 रुपये मासिक। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, एक खास चीज समझ में आएगा, वर्ध कौन है। आयु के हिसाब से अपन किसी वर्ग का निर्धारण करते हैं, तो वर्ध कौन है। इसमें कहीं 55 साल के को बूढ़ा मान रहे हैं, कहीं 58 साल के को बूढ़ा मान रहे हैं, कहीं 60 साल के को बूढ़ा मान रहे हैं। समझ आएगी बात। तो देखो अपन अवस्था का निर्धारण जो है वो यूनिफॉर्मेलिटी में नहीं कर सकते। जैसे एडल्ट कौन है, वयस्क किसको मानते हो आप, हैं वयस्क किसको मानते हो। तो अभी मैंने आपको बताया वर्ध की जो परिभाषा है वो तथ्य और परिस्थिति का प्रश्न है, तथ्य और परिस्थिति का प्रश्न है। वैसे ही एडल्ट वयस्क कौन है, ये भी तथ्य और परिस्थिति का प्रश्न है। जब आप सरकार चुनने की बात करते हो तो आप कितने साल में एडल्ट हो जाते हो, 18 साल की आयु में एडल्ट हो जाते हो। ठीक है, और जब आप किसी का मर्डर करने वाले हो तो आप 12 साल की उम्र में एडल्ट हो जाते हो।
तो 12 साल तक के बच्चे को अपराध के लिए वो सजाएं नहीं मिलती हैं जो एक एडल्ट को मिलती हैं, लेकिन 12 साल के बाद में यदि आप किसी प्रकार का क्राइम करते हो तो एकदम मैच्योर आदमी की तरह आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसे शादी की बात आती है तो आप 21 साल में एडल्ट हो गए, महिलाएं, तो ये सारे अवस्था का जो सवाल है वो तथ्य और परिस्थिति का प्रश्न होता है। अपन सीधा ये नहीं कह सकते कि ये एडल्ट होने की आयु है, ठीक है। या फिर जैसे अपन ये कहते हैं कि 18 साल का बच्चा क्या हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, लेकिन मान लो कि किसी बच्चे के गार्जियन की मौत हो जाती है और कोर्ट ऑफ वार्ड एक उसका अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए एडल्ट होने की आयु 18 नहीं 21 साल हो जाएगी। तो सवाल एडल्ट कौन है, ओल्ड कौन है, ये तथ्य का प्रश्न है। पहले आपको परिस्थिति का अवलोकन करना। तो इन योजनाओं में कौन सी योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, वो योजना बताएगी कि आप बुढ़े हुए या नहीं हुए। किसी में अपन 55 साल लिख रहे हैं, किसी में 40 लिख रहे हैं, किसी में 58 लिख रहे हैं, किसी में 60 लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप इसमें लिखो 75 वर्ष से अधिक आयु जो होती है उसमें 1000 रुपये मासिक दिए जाते हैं। ठीक है। अब कल एक नाम लिखा के मैं छोड़ के गया था एक सवाल में, पालनहार योजना, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हेडिंग डालो आप, पालनहार योजना। पालनहार योजना क्या होता है इसमें? तो देखो, पालनहार योजना में बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? पालन पोषण किया जाता है। और इस योजना को कंडक्ट करने के लिए सरकार एक तरह से वो आप स्टाइफंड मान सकते हो या पेंशन मान सकते हो, पैदा होने से लेकर 18 साल तक के लिए। 18 साल के बाद में अपन बच्चे को लीगली क्या मानने लग जाते हैं? सेल्फ इंडिपेंडेंट स्थिति में। तो पैदा होने से लेकर 6 साल तक के बच्चे को तो कहाँ, किसके माध्यम से ये फैसिलिटी देंगे अपन? आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से। ICDS स्कीम्स का पार्ट है ये, मैंने आपको बता दिया। और 6 साल के बाद में वो क्या हो जाता है? एजुकेशन लेने का हकदार हो जाता है। तो वो एजुकेशन, तो 6 साल तक तो वो पेंशन स्वरूप जो सहायता राशि मिलेगी वो किसके माध्यम से मिलेगी? आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से। और 6 से लेकर 18 साल तक वो उस संस्थान से मिलेगी जिसमें वो पढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि इस स्कीम का फायदा उठाना है, जिस बच्चे को फायदा उठाना है उसे 6 साल के बाद में हर हाल में स्कूल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि काउंटर ही उसको सर्विस देने का यही हो गया। दूसरी बात, पालनहार योजना में किन बच्चों की परवरिश के लिए ये राशि दी जाती है? तो जो नेचुरल अपने गार्जियन होते हैं, माता पिता, उनसे किसी भी वजह से बच्चे को अलग रहना पड़ रहा है। तो किसी भी वजह से बच्चे को अलग रहने का मतलब क्या है? एक तो गॉड गिफ्ट हो गया, दोनों की डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई, दोनों से अलग रहना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एक की डेथ हो गई और दूसरा आजीवन कारावास भुगत रहा है, या जिसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, मृत्युदंड, फांसी होनी बाकी है और जेल में पड़ा है, तो दोनों से अलग हो गया। तो ऐसी, पहला इसमें बताया कि दोनों की मृत्यु हो गई हो, एक की मृत्यु हो गई माता पिता में से किसी भी, दूसरा आजीवन कारावास का सजायाफ्ता है या मृत्युदंड दिया गया है और जेल में कैद है, ठीक है। ये कंडीशन तो है ही, ये शुरुआत में दे दी थी पालनहार योजना में, लेकिन उसके बाद में एक कंडीशन सरकार ने और जोड़ी कि क्या कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता दोनों में से एक है, उसको भी इस योजना का फायदा दिया जा सकता है। तो सरकार ने मंथन के बाद में एक शब्द जोड़ा, विधवा। विधवा अगर अपने बच्चे के साथ रह रही है और वो उनकी परवरिश करने में सक्षम नहीं है, तो विधवा के बच्चों को पालनहार योजना का फायदा दिया जा सकता है। लेकिन अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं? 3। सामान्यतः अपन वैध संतानों की संख्या कानूनन फायदा उठाने के लिए कितनी मानते हैं? 2। लेकिन पालनहार योजना में संख्या कितनी है? 3 है। समझ में आ गई बात? ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें बाकी सब में क्या है? बाकी अब जैसे उसमें
विधवा के साथ साथ फिर इसमें तलाकशुदा और परित्यक्ता शब्द भी जोड़ दिया, तलाकशुदा और परित्यक्ता। तो इसमें पहला लिखो, पात्र कौन है, पात्र शब्द लिख के लिखो, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु। आगे समझ जाओगे, कॉमा लगा दो, विद्वान तो होइगा आप। जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु, तो हो गया ना अलग, कॉमा, किसी एक की मृत्यु दूसरे को आजीवन कारावास। सेंटेंस पूरा नहीं लिखा रहा हूं मैं, किसी एक की मृत्यु दूसरे को आजीवन कारावास, ठीक है। अथवा एक कंडीशन इसमें और भी जुड़ेगी, देखो इस किताब में नहीं है, वो क्या है, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता दोनों जीवित हैं, माता पिता दोनों जीवित हैं, लेकिन उनके साथ बच्चे को रखना खतरे से खाली नहीं है। उसमें क्या है, जैसे माता पिता HIV पीड़ित हैं, एड्स से संक्रमित हैं, तो वो एक तरह से बच्चे के लिए मरणासनी है या कुष्ठ रोगी है, ठीक है। तो ऑब्लिक करके लिख लो, HIV या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता, HIV या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता, ठीक है। अथवा परित्यक्ता, तलाकशुदा, परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं विधवा के बच्चे, एवं विधवा के बच्चे। और कोष्टक में आप लिखोगे अधिकतम 3, 3 से ज्यादा है तो इस योजना का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। पात्र कौन है, एक लिस्ट मैंने आपको बता दी। अब क्या दिया जाएगा उनको, क्या दे हैं, मानदेय क्या है उनके। तो पहली बात मैंने आपको बता दी, ऐसे बच्चे को जो 6 साल से छोटा है उसे हर हाल में आंगनवाड़ी से जुड़ना होगा, और 6 से 18 साल का है उसे हर हाल में पाठशाला से या किसी स्कूल या कॉलेज से जुड़ना होगा। तो आप इसमें लिखो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 500 रुपये मासिक, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 500 रुपये मासिक। ₹500 मासिक। और 6 से 18 विद्यालय के माध्यम से 1000 रुपये मासिक। ठीक है, हैं? आंगनवाड़ी जुड़ा होने का मतलब वहां जाके आल्टी पाल्टी मारकर बैठना है नहीं है, बस आंगनवाड़ी के रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो वो स्कूल के माध्यम से ले लेगा। इस बेनिफिट देखो, जितने भी रिडक्शन स्कीम इनको बोलते हैं अनुदान योजनाएं। तो आदमी किसी एज ग्रुप के लिए कोई योजना है तो अंतिम समय तक उसे हम डिसक्वालीफाई नहीं मान सकते। जैसे मान लो कि 18 साल का तक इस योजना का फायदा है, 17 साल तक भी नहीं लेगा और 18वें साल में जाके खड़ा हो जाए तो भी फायदा देना पड़ेगा, लेकिन वो दे 1 साल के लिए ही होगा। रिडक्शन स्कीम में ये जरूरी नहीं है कि आप कब से लेना शुरू करो, लेकिन जब से लेना शुरू कर दोगे उसके बाद आपको दे होगा। अब आपने जाके प्रपोजल ही नहीं दिया तो कैसे दे होगा। कभी भी इस एक की बात नहीं है, सारी रिडक्शन स्कीम योजनाएं जो बता रहा हूं सबकी यही है स्थिति। ठीक है, अब जैसे अपने यहाँ
लड़कियों को वो विवाह के ऊपर राशि मैंने आपको बताई थी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शादी से पहले लो आप। अब उस कई लोग ऐसे हैं कि मतलब अभी एंगेजमेंट का कोई विधान नहीं बैठ रहा है और उससे पहले उस राशि को उठा लेते हैं। एक एट ए टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ विवाह के अवसर पर उठाते हैं, कुछ शादी के 3 या 4 साल बाद भी उठाते हैं। ये रिडक्शन स्कीम जो है, अगर सरकार उस योजना को बंद नहीं कर देती है तो एट ए टाइम है वो कभी भी ले सकते हो, और आयु के हिसाब से है, उस आयु की रेंज में रहते हुए आप उसका कभी भी फायदा ले सकते हो। ये नियम होता है इसका। अगला अब देखो, ये जो बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, पालनहार योजना जैसे बच्चे, अब ये तो मैंने वो बताया पालनहार योजना में तो जिनके के पास गार्जियनशिप नहीं है, संरक्षक नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माता पिता अच्छे खाए पिए घर के होते हैं, लेकिन वो रेलवे स्टेशन के ऊपर, हॉस्पिटल में हैं या बस डिपो में जेब काटते हुए पकड़े जाते हैं। मतलब इतने अपने परिवार से इतने कट जाते हैं, और पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके कहाँ डाल देते हैं? बाल सुधार गृह में डाल देते हैं। तो अभी जिस कैटेगरी की बात कर रहे थे वो तो भगवान की दया से मुख्य धारा से कटे हैं, और दूसरे अपने लखनऊ से मुख्य धारा से कटे हैं। इन दोनों को ही समाज से वापस जोड़ने और उनका कैरियर बनाने के लिए, देखो पालनहार योजना के जो हकदार हैं वो, प्लस जिन बच्चों को सरकार ने बाल सुधार गृह में रख रखा है वो, इन दोनों प्रकार के बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए और उनको उच्च शिक्षा देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक मिशन शुरू कर रखा है। उसका नाम है मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। समझ में आ गई बात? तो मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का संबंध किससे है? तो बालकों को स्वावलंबी बनाने, उच्च शिक्षा देने और समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए, जो मुख्य धारा से कट गए या समाज के आशे पर अपना जीवन जीना शुरू कर चुके हैं, ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे? या तो पालनहार योजना के जो कस्टमर हैं वो मिलेंगे, या फिर जो बाल सुधार गृह में अपराध की प्रवृत्ति के कारण वहाँ पहुँच गए। जैसे कई बार रेलवे स्टेशन से जेब काटते हुए बच्चे को पकड़ लिया है, बस में चोरी करते हुए, ट्रेन में चोरी करते हुए बच्चे को पकड़ लिया, तो इन सबको इमीडिएट कहाँ डालते हैं? बाल सुधार गृहों में। समझ आ गया? जैसे पहले क्या शब्द काम में लेते? बाल कारावास शब्द काम में लेते थे। कारावास का मतलब एक तरह से पनिशमेंट जैसा भाव आता है। तो जो बच्चों को रखे जाने वाले जेल थे उन सब के नाम क्या कर दिए हैं? बाल सुधार गृह। एक तरह से समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल जैसी फैसिलिटी मिलती है बच्चों को वहाँ, वहीं साइकोलॉजिस्ट जाता है और उनके खिलाफ, देखो बड़ी बात क्या है, उनको कभी भी पुलिस पकड़ के उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, किसी बच्चे ने रेलवे स्टेशन के ऊपर पॉकेट काटा है, ठीक है, तो हिसाब से चोरी या जेब कतरे को कहाँ लेके आते हैं? कोर्ट में लेके आते हैं। समझ आ गई बात? लेकिन उन बच्चों की तौहीन नहीं हो, इसके लिए कोर्ट उन बाल सुधार गृहों तक चल के जाएगा। हफ्ते में 1 या 2 बार अदालत लगती है और जो विशेष जज अपॉइंट होते हैं वो उनके मामलों की सुनवाई उसी बाल सुधार गृह में जाके वहीं अदालत लगाएगा। बच्चे को पुलिस पकड़ के कोर्ट तक नहीं लाएगी। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं उनके लिए कर रखी हैं सरकार ने। तो आप इसमें लिखोगे मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। इसमें आपको खाली उद्देश्य लिखना है, कुछ नहीं लिखना और, ठीक है। इसमें लिखो पालनहार योजना से लाभान्वित बच्चों, पालनहार योजना से लाभान्वित बच्चों तथा पालनहार योजना से लाभान्वित बच्चों तथा बाल सुधार गृहों में रखे गए बच्चों को, बाल सुधार गृहों में रखे गए बच्चों को, बाल सुधार गृहों में रखे गए बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, कौमा स्वावलंबी बनाने, स्वावलंबी बनाने तथा तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने, उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु।
ठीक है। एक वो है ना, इंटरकास्ट मैरिज के लिए सरकार कितने रुपए देती है? 5 लाख। तो बावड़े हो, इंश्योरेंस उसी में करवाना चाहिए सबको, है? क्या नाम है उस योजना का? पिंकी बताएगी। है डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर विवाह योजना। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर विवाह योजना। अंतर्जातीय शब्द लिखा हुआ होगा तो सीधा ही पता चल जाएगा। अगर अंतर्जातीय विवाह शब्द इस योजना में लिख दिया फिर तो आपसे कुछ और ही पूछेगा। योजना का पूरा एड्रेस नाम में दे दिया जाता है, और यदि अगला ये पूछेगा कि इसका मुद्दा क्या है तो फिर उस शब्द को हटा लेते हैं योजना के शीर्षक में से। तो इसके 2 शीर्षक हो सकते हैं, डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना, और दूसरा अंतर्जातीय को हटा के सीधा अंबेडकर विवाह योजना का संबंध किससे? तो क्या है ये? सरकार ऐसा क्यों कर रही है ये बताओ आप। जैसे कल मैंने आपको बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन, तो यहां ये इंटरकास्ट मैरिज को सरकार प्रमोट क्यों कर रही है? हैं? क्यों कर रही है भाई? अपन समाज में तो है जाट ब्राह्मण कुमार चमार इनमें आपस में शादी हो जाती है तो लट लेके मरने मारने पर उतर आते हैं, और सरकार कहती है नहीं ऐसा करो आप। हैं? राज करने वाले जिनको कानून व्यवस्था को बनाए रखना, वो कहता है कि आप ऐसा करो, हम आपको प्रमोशन दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कारण समझ में आएगा कभी? देखो अपने बीच में जो ये शादी के लिए गोत्र रिलेशनशिप है ना, सरकार को रिकमेंडेशंस मिलती है, सुझाव मिलते हैं कि क्या होना चाहिए। तो अभी जैसे अपने यहाँ 4 गोत्र टाल के अपन शादी करते हैं, ऐसे करते करते अपना जीन जो है वो अपने डेवलपमेंट की पीक तक पहुंच गया। देखो अंतर्जातीय विवाह की संतानें बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, आप अगर डाटा उठा के देखोगे तो एक ही प्रजाति या जाति का जीन आपस में बार बार टकरा रहा है, इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, तो उससे डेवलपमेंट की संभावनाएं क्या होती हैं? कम हो रही है। मतलब अंतर जातीय, एक ही जाति में अपन कर रहे हैं तो अपने जीन की कैपेसिटी पूरी तरह से आपस में क्रॉस ब्रीडिंग से अपन अपनी पीक तक पहुंच गए, इससे ज़्यादा अपन डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो साइंटिफिक तरीके से ऐसा माना जाता है कि अंतर्जातीय विवाह से जो संतानें होंगी वो मोर कैपेबल, मोर एबल या मोर इंटेलिजेंट, मोर डेवलप्ड होंगे। समझिए ना आप? दूसरा जो सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये जो विषमताएं हैं समाज की, वो भी क्या होंगी? मिटेंगी। तो एक साइंटिफिक जो रिकमेंडेशन वो अलग है, एक समाजशास्त्री की रिकमेंडेशन अलग है, ये सारी मिलने के बाद में ऐसी योजनाओं को प्लान किया जाता है। अब बताओ कौन किससे शादी करेगा तो 5 लाख रुपए मिलेगा, ये बताओ। हैं? तू हंस क्या रहा है? मेरे को तेरे अंदर 5 लाख दिख रहे हैं। हैं? हैं? अब नहीं पड़ेगा तो वैसे ही वसूल करने पड़ेंगे फिर। हैं? एक घर ही बैठा, तीनों ही बैठे हो अभी तो। हैं? 15 लाख दिख रहे हैं मेरे को, और 2 ये भी तो बैठी हैं अभी। हैं? 25 लाख रुपए तो मेरे सामने पड़े हैं। हैं? बेचने की जरूरत नहीं है, शादी कर रहा हूं आप लोगों की। नहीं पढ़ोगे तो यही करूंगा अब मैं, अभी से नजर दौड़ाना शुरू कर देता हूं। देखो मेल फीमेल का कोई बंधन नहीं है, ठीक है? कौन किससे शादी करेगा? तो देखो यहां 2 ही शब्द लिखे हुए हैं, अनुसूचित जाति। अब यहां आपको कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे अपने सामने SC ST ये ऑप्शन डाल दिया, और एक शब्द है इसमें स्वर्ण जाति। ये तीनों ही शब्द किससे जुड़े हुए हैं? हिंदू मान्यता से। देखो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू ये क्या है? एक मान्यता है। क्योंकि कानून की दृष्टि से अपन डेफिनेशन जो पढ़ाते हैं वो डेफिनेशन क्या है? जो कोई मुस्लिम, ईसाई और पारसी नहीं है, जो कोई मुस्लिम, ईसाई और पारसी नहीं है,
वो हिंदू है। समझ गए क्या? इसका मतलब जैन, बौद्ध, ये सब किसका पार्ट है? कानून की नज़र में। हालांकि वैसे अपन इतिहास पढ़ोगे तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म ऐसा पढ़ते हैं, तो हिस्टोरियन लोगों ने लिख दिया तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कानून जो है जैन और बौद्ध को भी किसका पार्ट मानता है? सिख को किसका पार्ट मानता है? हिंदू का पार्ट मानता है। तो यहां पहली बात तो ये शब्द बताया मैंने, ये हिंदू वर्गों के लिए है। स्वर्ण जाति के हिंदू से कौन शादी करे? खाली एससी शब्द जोर देने वाली बात। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा स्वर्ण हिंदू जाति के स्त्री पुरुष मेल फीमेल आपस में विवाह करते हैं तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये सही है? नहीं। मैंने दोनों शब्द बोल दिए। अनुसूचित जाति के साथ क्या बोल दिया? अनुसूचित जाति। अपने को फ्लो में एससी एसटी बोलने की आदत है। इसका मतलब एसटी में जैसे अपने यहाँ मीणा आते हैं, तो आप किसी मीणा लड़की को भगा के शादी करके 5 लाख मांगने चाहते हो, नहीं मिलेगा। हैं? क्या होना चाहिए? एससी, अनुसूचित जाति शब्द लिखा हुआ है इस प्लान में। तो अब हो सकता है एससी का लड़का भी हो सकता है, एससी की लड़की भी हो सकती है, और हिंदू स्वर्ण जाति का लड़का भी हो सकता है और लड़की। मेल फीमेल का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप इसमें बस एक छोटी सी लाइन लिख लो, डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह। ये सब सही लिखा गया मैंने? अंतरजातीय शब्द सही लिखा है क्या? हैं? टी छोटी आएगी? बोलो भाई, तीनों हिंदी विदुषी हो। हैं? र ऊपर लगेगा। और ती तो सही है क्या? हैं? इन दोनों में से कौन सा सही है ये बताओ मेरे को। दिमाग में डाल लेना सब जगह ही हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये सही है। ये जो मैंने लिखा वो सही है। अब रही बात आपके पास रह की, तो इसको अगर ऐसे लिख देंगे, कल यही तो बात मैं आपको बता के गया था, ये तो एक ही जाति के भीतर की बात हो गई। लिखा हुआ मिलता है किताब में, बट ये गलत है। वैसे तो सही है वर्तने की दृष्टि से, लेकिन एक ही जाति के भीतर की बात आ गई। ऐसे जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? देखो, पेपर सेटर शुद्धि अशुद्धि पर उतर आता है तो बहुत कुछ बिगाड़ देता है। कितने ऐसे जिले हैं जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? अरे पहले इसका मीनिंग देखो बावड़ा भैरू जी। एक ही राज्य सबकी लगती है, पूरे 33 हैं। आप जो बात कर रहे हो उसको ऐसे लिखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लिखने वाला लिखे ही, बेवकूफ है तो गाइड से सीधा भी लिख सकता है, लेकिन उसको आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने का बहुत बड़ा आधार है। तो चैलेंज में जब रेफरेंस मांगा जाता है तो रेफरेंस एनसाइक्लोपीडिया का दिया जाता है, आपकी गाइडों का नहीं दिया जाता। समझ गए ना? तो ये किसी के लिए भी हो, शुद्ध दोनों होते हैं, लेकिन हम उसको किस वे में रख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये देखो, अंतरजातीय गाइड में आपको रह ऊपर मिल सकता है, लेकिन इसमें रह, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, देखो इसमें भी ऊपर रहे। इस किताब को मैं ऐसा ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं, ये देखो इसमें रह ऊपर है, दिख रहा है क्या आपको मेरे हाथ के ऊपर?
गलत लिखा हुआ है किताब में, गलत। अब इसमें मेरे को सिर्फ कंटेंट देखना है, लेकिन इसमें भी आपको 20% अशुद्धियाँ मिलेंगी। राजस्थान सरकार की ओर से ऑफिसर्स द्वारा छापी गई किताब है ये। सेक्रेटरीट में जो सीनियर आईएएस बैठे होते हैं ना, उनकी छापी हुई किताब है, फिर भी गलतियां हैं इसमें, हैं? देखो वहाँ मुझे एक बात बताओ, कई लोग ये कहते हैं कि मैं जयपुर पढ़ने जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, तो जयपुर और दिल्ली में भिखारी नहीं होते क्या? हैं? देखो, सबसे अच्छा टीचर कंपटीशन के लिए मेरी नजर में कौन होता है? जो बार बार फेल हुआ है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हो ना, जो बंदा पहली बार चाहे कलेक्टर बन गया होगा, वो आप लोगों के लिए अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। जिसने बार बार धक्के खाए हैं और हर बार एक्सपेरिमेंट किया है कि गलती कहाँ हो रही है, प्रयोगधर्मी लोग हैं, वही आपको बता सकते हैं कि सवाल कहाँ से आएगा और गलती आप कहाँ करते हो। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। तो इसमें लिखो आप, इसमें ये एक प्रोत्साहन, इसको लिख लिया ना हेडिंग, तो इसमें आप लिखो अंतरजातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन योजना, पहला लाइन में। अंतरजातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? दूसरा क्या है, इसमें लिखो अनुसूचित जाति, कोष्टक में एससी लिख लेना। अनुसूचित जाति कोष्टक में एससी, तथा स्वर्ण हिंदू जाति। बाकी जैसे जैन बौद्ध, मतलब उसमें जैसे इस्लाम में भी स्वर्ण जातियां होती हैं, होना क्या चाहिए? हिंदू। स्वर्ण हिंदू जाति के पक्षकारों के मध्य, पक्षकार का मतलब युवक युवती किसी भी वर्ग से हो सकता है, पक्षकारों के मध्य विवाह हेतु 5 लाख रुपए हो गया ना? प्रिंस देख, इससे मिलता जुलता है एक शब्द और बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ये शब्द लिखते हैं अपन श्रीमती, और ये लिख दिया श्रीमती। इन दोनों में से सही कौन सा है? हैं? कौन सा सही है? अब ऐसी जगह आपको छांटना पड़ता है ना, यहां दोनों सही नहीं हो सकते। कौन सा सही है? हैं? नीचे वाला सही है। कभी गलती हो सकती है ना। ये मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, और जिसकी ये मति मारी गई वो ये हो गई। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप इसको कभी नहीं भूलो। नहीं भूलोगे ना? मति का मतलब होता है बुद्धि, और जिसकी ये मति मारी गई मतलब छोटे वाली थी, वो क्या बन गई? श्रीमती। कभी नहीं भूलोगे ना? अब मति का मतलब बुद्धि होता है, और जिसमें बुद्धि नहीं होती वो श्रीमती होती है। इसका मतलब ती की मात्रा बड़े वाली आएगी। ऐसे ही पढ़ाया जाता है। देखो, ये सारे सवाल जो मैं बीच में बता रहा हूँ, ये हिंदी में शुद्धि और अशुद्धि में आप देखना, जो बुक्स हैं उनमें, पेपर्स में इनके अलावा कुछ नहीं पूछते हैं। आप लोग संधि विच्छेद पढ़ते हो ना, एक बार आरएस में हमसे एक संधि विच्छेद पूछ लिया था, श्रीमत शरदचंद मच्छरचंद। श्रीमत शरदचंद मच्छरचंद का संधि विच्छेद आज तक किसी किताब में नहीं आया, हालांकि टूटा फूटा किसी ने करने की कोशिश की थी। तो कई बार 100 में से एक आदमी प्रयोग कर लेता है, बाकी ऐसे ही सवाल आते हैं। नेक्स्ट योजना वो है अंत्येष्टि अनुदान योजना। अंत्येष्टि अनुदान योजना
अनुदान योजना। नाम से दिख रहा है आपको क्या है ये? अंतिम संस्कार के लिए, चाहे वो इस्लाम से है तो गाड़ना, हिंदू से है तो जलाना। 5,000 रुपये सरकार ग्रांट करती है, लेकिन ये पैसे किसी सोसाइटी के सामान्य नागरिक को नहीं देकर एक रजिस्टर्ड एनजीओ को ही देगी। ठीक है, तो इसमें लिख लो, रजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठन को 5,000 रुपये, रजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठन को 5,000 रुपये। ठीक है, दूसरी लाइन में लिखो, किसके लिए? सबके दाह संस्कार के लिए नहीं होता है, खाली लावारिस लाशों के लिए। एक सवाल बनता है नवजीवन योजना। देखो, एक बार ये प्लान आपने ढंग से तैयार कर लिया तो 1-2 लाइन चेंज होगी, बाकी आप आने वाले 5 साल तक भी तैयारी करते हो तो इनको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। कोई एक आध नया प्लान जुड़े तो उसको जोड़ सकते हो। नवजीवन प्लान क्या है? क्या होना चाहिए? नवजीवन, नया जीवन प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब जैसे इसमें कौन आएगा, या इसको शॉर्ट में अपन ये कह सकते हैं कि जो लोग आजीविका के साधन नहीं रखते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो या तो मायूस हो जाते हैं या अपने मूल रास्ते से भटक जाते हैं। जैसे अवैध शराब का निर्माण करना है तो ये रास्ते से भटकना ही है। तो ऐसे लोगों को वापस जीवन प्रदान करने के लिए सरकार इस योजना के तहत क्या देती है? ग्रांट देती है। तो आप इसमें केवल एक शब्द लिखेंगे, आजीविका के वैकल्पिक अवसर एवं संसाधन प्रदान करने हेतु। वैकल्पिक अवसर एवं संसाधन प्रदान करने हेतु। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आ जाएंगे। जैसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए, जिनके पास स्किल नहीं है वो अवैध शराब में लग गए, जुए की लत जिनको पड़ गई, समझ गए? बहुत लंबा चौड़ा एक कंटेंट बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सवाल की भाषा ये हो सकती है कि नवजीवन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आजीविका के वैकल्पिक अवसर और संसाधन पैदा करना। अब वो सारे लोगों के लिए ही है, या तो जिनके पास अवसर है नहीं या जो मूल रास्ते से भटक गए। एक लिखो, विधवा विवाह उपहार योजना। विधवा विवाह उपहार योजना। ठीक है, अब देखो, इसमें विधवा विवाह उपहार योजना में आपको क्या चाहिए? विधवा विवाह उपहार योजना, ये अभी तक 3 स्टेज से गुजर चुकी है ये योजना। जब इसको शुरू किया गया था तो पहली बात तो क्या सभी विधवाएं दोबारा शादी करेंगी तो उसको इस योजना का फायदा दिया जाएगा? नहीं। उसको सरकार ट्रेस कहाँ से करेगी? पेंशन स्कीम से। जैसे कोई महिला ऐसी है जो विधवा तो है, लेकिन वो विधवा पेंशन योजना का फायदा नहीं ले रही है, उसने अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा है, तो वो इस योजना का फायदा भी नहीं ले सकती। तो वो महिलाएं जो विधवा पेंशन योजना में रजिस्टर्ड हैं, उनको प्रोत्साहन राशि सरकार देती है। शुरू किया था उस समय इसमें 15,000 रुपये दिए जाते थे। उसके बाद 2016-17 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर कितना किया गया? 30,000 रुपये किया गया। और 2019-20 के बजट में बढ़ाकर इसकी राशि वही कर दी है जो मैंने 51,000, है ना, 31 + 10 + 10। समझ में आ गई बात? तो बाकी जैसे अनमैरिड लड़की के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, वही विधवाओं के लिए हो गई है। ठीक है, तो आप इसमें लिखो, पहला सवाल, विधवा पेंशन योजना की हकदार महिला के लिए,
विधवा पेंशन योजना की हकदार महिला के लिए। और नीचे लिख लो 2019-20 से प्रोत्साहन राशि 51,000। दो 2019-20 से प्रोत्साहन राशि 51,000। ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो है उज्ज्वला योजना। क्या है उज्ज्वला योजना? ये तो बता ही दोगे। अब पिंकी बता दे सी। उज्ज्वला योजना क्या है? इसका संबंध किससे है? नहीं, बस यही तो वो चीज है जो आपको दिक्कत करेगी। वो है उज्ज्वला रसोई गैस योजना। समझ गए ना इसको क्यों पूछते हैं? जो महिलाएं वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं उन महिलाओं को वापस समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और उनके बच्चों को भटकाव से बचाने के लिए ये प्लान जो है वो राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो आप इसमें लिखो देह व्यापार या वेश्यावृत्ति, कुछ भी लिख लो। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने हेतु ठीक है। दूसरा, इसमें करते क्या हैं? तो इस योजना में सीधा बेनिफिट जो है वो ना तो उनको बच्चों को दिया जाता है ना ऐसी महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है। उनके लिए जो फंडिंग आएगी वो एनजीओज के पास आएगी, स्वयंसेवी संगठन है उनको दिया जाएगा और वो उनको कुछ ऐसा हुनर सिखाएंगे कि वो क्या बन जाए, स्वावलंबी बन जाए। ठीक है। तो दूसरी लाइन में लिखो स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से स्वावलंबी बनाने पर बल, हुनर सिखाया जाता है। क्लियर होगी बात? एक आता है स्वाधार गृह योजना, ये भारत सरकार की है। तो इसके ऊपर छोटा सा शब्द लिख लेना, केंद्र। अरे स्व प्लस आधार, अपना आधार है। ठीक है। क्या है ये? देखो, ऐसी महिलाएं जो विपरीत हालातों में अपना जीवन यापन कर रही हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, समाज के किसी भी तबके से शिक्षा की गाइडेंस नहीं है, अदालती कार्रवाई चल रही है उसमें वकील की एडवाइस के लिए पैसे नहीं है, बीमार हो गई हेल्थ के लिए पैसे नहीं है, मतलब विपरीत हालातों में जो जीवन जीने वाली महिलाएं हैं,
उन महिलाओं को बहुआयामी आश्रय, बहुआयामी आश्रय, वकील की जरूरत है तो वकील की फैसिलिटी, शिक्षक की जरूरत है तो शिक्षक की फैसिलिटी, डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर की फैसिलिटी, भोजन की जरूरत है तो भोजन की फैसिलिटी, बहुआयामी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वाधार गृह योजना शुरू कर रखी है। तो आप इसमें लिखो, विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को बहुआयामी सेवाएं, मतलब सारे टाइप की, ये नाम जो मैंने बोले हैं वो नहीं लिखाऊंगा मैं इसमें, बहुआयामी सेवाएं प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना, उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना। अब जो बता रहा हूं ये योजना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेट सहित। अभी वाली आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती, इसकी 99% संभावना है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। ठीक है, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, गोले में बंद कर लेना। 25 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण राज्य में 25 जून 2021, इसके ऊपर गोला लगा लेना, सबसे इंपॉर्टेंट डेट ही है। बाकी इसके कंटेंट्स हैं उनको अपन अभी मैं आपको बता रहा हूं किसके लिए है। तो देखो, अनाथ हुए बच्चे, मतलब कोविड की वजह से, पहली बात ये लिख दिया है कोरोना, तो ये कोविड केसेस में ही, कोविड के दौरान जो स्थिति क्रिएट हुई है उनके लिए, जैसे पहले से अनाथ है उनके लिए तो बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। कोरोना की वजह से अगर कोई बच्चा अनाथ हुआ है, कंडीशन ये कोविड केसेस में ही ये योजना लागू होगी। ठीक है, बाकी के लिए तो अपन ने पालनहार योजना वगैरह सब पढ़ रखी है। तो इसमें या तो वो बच्चे जो अनाथ हो गए, मतलब अनाथ का मतलब हो गया माता पिता दोनों की डेथ हो गई, या फिर जो अर्थव्यवस्था का आधार है, अपन पुरुष को मानते हैं, तो पिता की मृत्यु हो गई, पीछे उसकी विधवा बच गई। तो विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को समाज में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए, मतलब धन, सामाजिक स्टेटस और शिक्षा, तीनों प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो आप इसमें लिखो, अनाथ बच्चों तथा विधवाओं व उनके बच्चों को, विधवाओं व उनके बच्चों को, मतलब ये कंडीशन, विधवा हुई है तो कोरोना से हुई हो, अनाथ हुए हैं तो कोरोना से हुए हो, कोविड केसेस की बात है। विधवाएं उनके बच्चों को आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने हेतु ठीक है। अब देखो, दो कंडीशन हो गई हैं। जो बच्चे अनाथ हो गए, मतलब जिनके माता पिता की डेथ हो गई दोनों की, उनके लिए इसमें क्या पैकेज है। तो अनाथ शब्द लिख के और लिखो आप इसमें 1 लाख की एकमुश्त सहायता राशि, मतलब माता पिता दोनों का डेथ सर्टिफिकेट पेश करते ही लाख लाख रुपए दे दिए सरकार ने, बिना किसी फॉर्मेलिटी के।
1,00,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि, ठीक है, पहली लाइन में अनाथ के लिए। और इसी में दूसरी लाइन में आप लिखोगे 18 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए मासिक प्लस 2500 रुपए मासिक प्लस 2,000 रुपए वार्षिक। तो देखो 2500 को आप किससे गुणा करोगे? 12 से। एक साल का बेनिफिट देखो तो कितने हो गए? 30,000 रुपए हो गए। और 30 और 2, ये तो है मासिक और ये है वार्षिक, तो टोटल कितना हो गया? सालाना 32,000 रुपए, हर साल 32,000 रुपए। और ये सालाना 32,000 रुपए कितनी वर्ष की आयु तक? जब तक वो बच्चा 18 साल का होगा। अगर 17 साल के बच्चे के माता पिता की मृत्यु हुई है तो 1 साल के लिए, 15 का है तो 3 साल के लिए, 10 का है तो 8 साल के लिए। समझा की बात? तो ये 2,500 रुपये मासिक आएंगे। और ये 2,000 रुपये, जैसे मान लो अपन स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लेते हैं ना शुरू में, उसके एवज में अगर किसी संस्था को चेंज भी करे तो ये तो एक बार ही मिलेगा एट ए टाइम साल में, और ये मासिक मिलते रहेंगे। तो 18 साल तक सालाना 32,000 रुपये का पैकेज है ये। 1,00,000 रुपये पहले दे ही दिए, ठीक है। अब ये तो फायदा उनको मिलेगा, मैंने बताया कि जैसे बच्चा 1 साल का है तो 18 साल तक मिलेगा, 17 का है तो खाली 1 साल के लिए मिलेगा, तो इसको अपन पैकेज राशि नहीं मान सकते, ठीक है। दूसरा, तीसरी लाइन में आप इसमें लिखो 18 वर्ष आयु पूरी होने पर 5,00,000 रुपए की सहायता राशि। 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक 5,00,000 रुपए की सहायता राशि। ठीक है। और नेक्स्ट, राजकीय संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा व आवास। राजकीय संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा व आवास। अगर सरकारी स्कूल में और सरकारी स्कूल के हॉस्टल में रह रहा है तो उसका खाना पीना पढ़ाई सब क्या होगी? फ्री होगी। तो देखो ये 1,00,000 रुपए स्टार्टिंग में और 5,00,000 रुपए 18 साल पूरे होते ही, ठीक है। तो ये तो सबको मिले, ये तो सबको मिले। लेकिन अगर 18 साल से बड़े बच्चे के माता पिता मरते हैं तो ये नहीं मिलेगा। 18 साल से पहले अगर किसी बच्चे के माता पिता की डेथ हुई तो ये मिलेंगे, और ये भी इस रेंज में मिलेंगे। अब ये जो है ये पढ़ेगा तो भी मिलेंगे, नहीं पढ़ेगा तो भी मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा सरकारी संस्थानों में जो फैसिलिटी होता है वो तो पढ़ाई करने पर ही मिलेगी। ये पैकेज किस में है? इस योजना में है। किसके लिए? अनाथों के लिए है। फिर दूसरा शब्द मैंने आपको क्या बताया है? विधवा महिला। विधवा के लिए क्या फैसिलिटी है? ₹1,00,000 रुपए तत्काल, 1,00,000 रुपए तत्काल, यही अनाथ के लिए बताया मैंने। दूसरा 1,500 रुपए मासिक पेंशन, उधर मैंने 2,500 बताई है। ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो 1,500 रुपए तो विधवा के हैं ही मासिक। अब इसके कोष्टक में मैं आपको बता रहा हूं कि विधवा के यदि बच्चे हैं, विधवा के बच्चे हैं तो उन बच्चों को 18 साल तक, ये देखो 1,000 रुपए प्रति बच्चे मासिक। इस ऊपर वाले से और इसमें फर्क समझना आप इसको, ठीक है। और प्लस हर बच्चे को 2,000 रुपए वार्षिक। ये कंडीशन मैंने आपको ऊपर वाली जो बताई है ये उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता दोनों की डेथ हो गई। तो देखो अगर एक बच्चा भी है तो 2,500 का कोटा पूरा हो गया इक्वल,
ठीक है, 2000 वो एक्स्ट्रा है ही वार्षिक। एक से ज़्यादा बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 हैं तो 1000 की जगह 2000 हो जाएंगे और 2000 की जगह वार्षिक 4000 हो जाएंगे। समझा की बात? ये चीज़ है। तो इसके कोष्टक में लिखो प्लस, इसके कोष्टक में लिखना प्लस विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक, विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह प्लस 2000 एवं 2000 वार्षिक, 1000 रुपये प्रति माह एवं 2000 रुपये वार्षिक। तो देखो विधवा का बच्चा है तो 1000 के हिसाब से एक बच्चे को 12000 तो ये मिल गए और 2000 ये मिल गए, कितने हो गए? 14000 रुपये मिलेंगे। और माता पिता दोनों खत्म हुए तो उनको 18 साल की आयु तक सालाना कितने मिलेंगे? 32000। इसको कितने मिल रहे हैं? 14000। बाकी बेनिफिट्स किसके नाम से दिए जा रहे हैं? विधवा के नाम से दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक अभी अपन जिसकी बात कर रहे थे, सिलिकोसिस पॉलिसी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? अभी 5 मिनट आप एक बार ब्रेक कर लो, उसके बाद देखेंगे अपन इसको।